अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 8th का SCRT का शाया करदा मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का पेपर। चूंकि NEP 2020 जो है ये लागू हो चुकी है और जो हमारा इस साल का पेपर होगा वो भी इसी के एन मुताबिक होगा। समेटिव असेसमेंट है, ऑलरेडी आप तक वो पेपर पहुंच चुका होगा और इंशाल्लाह अब हम वो पेपर जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया है। जो हमारे मुख्तलिफ चैप्टर्स है उनके जो मार्क्स है वो मुख्तलिफ लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि कॉग्निटिव लेवल 1, कॉग्निटिव लेवल 2, कॉग्निटिव लेवल 3। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर है मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है, उसमें CL1 में यहाँ पे लिखा गया है 1, CL2 में 0, CL3 में 5 और टोटल मार्क जो है वो है 6। जो ये CL1 है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉग्निटिव लेवल 1। कॉग्निटिव लेवल 1 जो है ये हमारी मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग को चेक करती है। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, मींस इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान क्वेश्चंस होंगे। ये हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक करता है। इसके बाद जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की ही बात हम करेंगे। CL2 में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। 1+1, इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है 1+1, वो एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। CL2 में क्या आता है? यहाँ पे इसमें एप्लीकेशन पार्ट चेक किया जाता है। ये भी लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, मींस इसके जो क्वेश्चन है वो भी उतने टफ नहीं होंगे, मगर एप्लीकेशन पार्ट, अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे चेक की जाएगी। जो क्वेश्चन है वो उसी के एन मुताबिक होगा। जब हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे इंशाल्लाह हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लेवल 1, कॉग्निटिव लेवल 2 और कॉग्निटिव लेवल 3। उसके बाद जो है कॉग्निटिव लेवल 3 है। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की ही बात हम करेंगे, उसमें जो है 5 मार्क्स है कॉग्निटिव लेवल 3 में। कॉग्निटिव लेवल 3 क्या है? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इसमें जो है एक तो आपको दोनों लेवल्स आएंगी, कॉग्निटिव लेवल 1, कॉग्निटिव लेवल 2, लेकिन उसके बाद जो है आपको अपना एक यूनिक मेथड डेवलप करना है जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए। मींस कि उसमें आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो क्वेश्चन सेट हुआ होगा वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है, हम आगे चलेंगे, आराम से हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके टोटल जो है 4 सेक्शंस है, जैसे कि बाकी पेपर्स के भी 4 सेक्शंस थे, मैथ्स के भी वही 4 सेक्शंस है। और जो हमारा पहला सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉग्निटिव लेवल 1 के होंगे, कुछ कॉग्निटिव लेवल 2 के होंगे और कुछ कॉग्निटिव लेवल 3 के होंगे। वो 7 क्वेश्चंस में लिखा होगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि बाइनोमियल कौन सा है। चूंकि ये कॉग्निटिव लेवल 1 का है, मैंने पहले ही कहा था, लोअर ऑर्डर लेवल का है कॉग्निटिव लेवल 1 का, तो हमें पता है बाइनोमियल जो है उसमें कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्सप्रेशन की खाली 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल है। तो अगर हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10 देन इट इज यूनिट डिजिट मस्ट बी। ध्यान रखिए, एक नंबर है वो डिविजिबल है 5 से भी और 10 से भी। क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं 5 से उसी नंबर को डिवाइड होता है जिसको वन्स प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, और 10 से उसी नंबर को डिवाइड होता है जिसको वन्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 0 हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें वो नंबर बताना है, नेचुरल नंबर हमें वो बताना है जिसको 5 भी डिवाइड करे और 10 भी डिवाइड करे, मींस बोथ इसको डिवाइड करने चाहिए। यहां पे जो 4 ऑप्शंस दी गई है वो है 0, एनी डिजिट 0 to 5, आइदर 5 और 0 और 5। मगर फिर से एक बार आप देखिए, उसे 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। 10 की कंडीशन क्या है? वन्स प्लेस पे 0 होना चाहिए। 5 की कंडीशन क्या है? 0 और 5। दैट मींस जो यूनियन होता है वो 0 पे होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इफ L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ एंड H इज हाइट। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, सिंपल सा क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट जो है वो H है। हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, आउटर सरफेस एरिया हमें उसका निकालना है। तो सिंपली मेमोराइजेशन बेस्ड कांसेप्ट है, CL1 है कॉग्निटिव लेवल फर्स्ट का, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है?
तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है 2y ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय। जो हमारा इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, उसे इनमें से किस नंबर से डिवाइड होता है? एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या 5 से होता है, 4 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है? क्योंकि हमें पता ही है कॉग्निटिव लेवल 1 का सिंपल सा क्वेश्चन है एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है 2 से हर एक इवन नंबर को डिवाइड होता है, इसकी डिफिनीशन में ही आता है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है द वैल्यू ऑफ 5 रेज पावर -1 इज। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर से क्वेश्चन लिया गया है। 5 रेज पावर -1 जो है ये किसके बराबर है? क्योंकि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से a रेज पावर -m, तो वो होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाय a रेज पावर m के। सो सिंपली जो हम अगर यहां पे देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहां पे यूज होते हैं, सिंपली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। यहां पे एक फिगर दी गई है, जो फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, मगर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? इसके चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, और जो एक साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, दूसरा साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर ये एंगल्स जो है 90 डिग्री है तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है यहाँ पे। सो ये हमारा रेक्टेंगल दिया गया है, हमें सिंपली इसका एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है बराबर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है तो वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 16 a raised power 4 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ध्यान रखिए जो एरिया है एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर है हमारे पास स्क्वायर फील्ड, उसका टोटल एरिया जो है वो है 16 a raised power 4। क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है बराबर साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो जो 16 है ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ठीक है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 4 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनता है, और a रेज़ पावर 4, ध्यान रखिए यहाँ पे a रेज़ पावर 4 है, मींस a रेज़ पावर 4 तभी आएगा जब हम a स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 4a स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। कॉग्निटिव लेवल 2 का है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे a रेज़ पावर 4 था, कंफ्यूज होता है बच्चा, वो शायद लिखेगा कि 16 का तो हो गया 4 और यहाँ पे a नहीं है, a स्क्वायर यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। वी नो दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 into 3 into a square is equal to 9000 a square. What least number should be multiplied to 9000 a square so that it will become a perfect cube? तो शॉर्ट में करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 9000 a square जो है वो हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो अगर नहीं है तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम क्यूब्स पढ़ते हैं हमें पता है कि जो एक परफेक्ट क्यूब होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उसके फैक्टर जो है ट्रिपलेट्स में आकर होते हैं। याद रखिए कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होता है उसके जो ये फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो ट्रिपलेट्स में आकर होते हैं। जब हम यहां पे देखते हैं जो हमारा प्राइम फैक्टर 2 है ये तो ट्रिपलेट्स में आकर हुआ है, 5 भी ट्रिपलेट में आकर हुआ है, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टर 3 है वो ट्रिपलेट में आकर यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, ट्रिपलेट में आकर नहीं हुआ है। और जो हमारा a स्क्वायर है ये a इंटू a होगा, ये भी ट्रिपलेट में आकर नहीं हुआ है। तो जो हमें यहाँ पे कमी रहती है इसको परफेक्ट क्यूब बनने में, क्योंकि हमारा जो हर कोई ये प्राइम फैक्टर जो होना चाहिए वो ट्रिपलेट में होना चाहिए, 2 भी है 5 भी है, दैट मीन्स एक 3 जो है वो हमें कम है ट्रिपलेट के लिए और एक a, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3a। कॉग्निटिव लेवल 2 का क्वेश्चन था ये। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ कर्व्ड ब्रैकेट square bracket start minus a raised power 3 into b raised power minus 5 bracket close divided by 2 raised power minus 4 square bracket close raised power 0 curved bracket raised power minus 100 minus 1 is। देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई भी नंबर हो उसको अगर पावर 0 हो, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, that is equal to 1। so anything raised power by 0 is 1। तो जो ये हमारा सारा यहां तक है it will be equal to 1। फर्दर जो आगे हम जाएंगे
अब हमें जाना है 1 रेज पावर माइनस 100, क्योंकि 1 को अगर हम 1000 भी पावर लगाए या 1 भी लगाए तो वो 1 के बराबर ही होगा, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बाद में 1 माइनस 1 इज 0, सो करेक्ट ऑप्शन इज 0। ध्यान रखिए यहां पे भी जो है कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, वो हुआ था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो यहां पे यूज हुआ था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑब्जर्व द गिवन रेक्टेंगल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन in which its area will increase by 2 plus 1 by 2x square units। गिवन रेक्टेंगल है, इसमें हमें कोई एक सिचुएशन इनमें से देखनी है कि इसका जो एरिया हो वो इंक्रीज हो 2 यूनिट से, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसका ऑलरेडी जो है वो एरिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय x जो है 2 x यूनिट से, लेकिन वो कितना होना चाहिए, उसमें 2 यूनिट्स और इजाफा होने चाहिए। दैट मींस उसका जो टोटल एरिया होना चाहिए वो 4.5 यूनिट्स होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखेंगे, सिंपली जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो है अगर हम इसकी ब्रेड जो है इसकी ब्रेड को और 2 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे, वो पहले 2 थी अब 2 इंक्रीज करते हैं वो बनती है 4.5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव लेवल 3 का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है In which of the following situations an isosceles triangle can be constructed uniquely? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है, कॉग्निटिव लेवल 3 का है, सोचने पे बच्चे को मजबूर करता है। आप देखिए यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 4 सिचुएशंस यहाँ पे दी गई है, किस सिचुएशन में हम वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहली सिचुएशन जो है इफ द मेजर्स ऑफ ऑल इट इज 3 एंगल्स आर गिवन। खाली हमें 3 एंगल दिए गए हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमें बनाना होगा और खाली एंगल दिए गए होंगे तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, तो पहला ऑप्शन जो है टोटली गलत है। दूसरा जो है इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड वन ऑफ इट्स एंगल्स इज गिवन, खाली एक साइड और एक एंगल दिया गया है, अगेन वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रायंगल, क्योंकि खाली एक ही साइड दिया गया है और एक ही एंगल दिया गया है। तीसरी ऑप्शन जो है ध्यान रखिए इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, जो इसके इक्वल साइड्स है उनमें से एक हमें दिया गया होगा, और जो द मेजर्स ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल एंगल्स इज गिवन। यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें ये साइड भी दिया गया है और ये साइड भी दिया गया है, और जो हमारे 2 इक्वल एंगल्स है वो भी दिए गए हैं। तो क्या है कि अगर हम ये साइड पहले ड्रॉ करेंगे, अब हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है एक ट्रायंगल जो है सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम 180 में से ये 2 एंगल्स जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल पता चलेगा। जब हमें ये एंगल पता चला तो हम साइड जो है ये यूज करेंगे और हम ये एंगल जो ट्रायंगल जो है ये ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 2 साइड्स और 2 इक्वल एंगल जो है वो हमें दिए होने चाहिए, या 2 अगर एक ही होगा तो नेचुरली दूसरा उसके बराबर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहां पे जो है हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। हमें पता है कि जो लाइक टर्म्स है वो एडअप होती है, सिंपली यहां पे आपको इनको एडअप करना है। आफ्टर दैट हमें जो है x का वैल्यू निकालना है, और जब हम इन्हें ऐड करते हैं ये होती है 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट करके तो वो करेक्ट ऑप्शन जो ये है यहाँ पे आता है वो है 2, डी पार्ट 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, a number y is 5 more than one of the multiples of 12. What least number should we add to the number y to become it multiple of 4? एक नंबर जो है वो y है, वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 12 से 5 ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हम मल्टीपल ऑफ y, कोई भी मल्टीपल ऑफ y लेंगे, मिसाल के तौर पर 24 लेंगे, तो जो हमारा y है वो किसके बराबर है, 29 के बराबर। क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे कि y को हम कितने और ऐड करें नंबर्स, ये परफेक्ट मल्टीपल ऑफ जो है 4 बने, मींस 4 का मल्टीपल ये बनना चाहिए। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। तो अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी की ओर। ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो है हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 raised power 2।
हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, किसका? -5 raised power 2 का। सिंपल सा सवाल है, -5 raised power 2 को हमें स्क्वायर करना है। अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होगा तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 4096। सिंपली हम यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। तो हम 4096 का जो है वो क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। कॉग्निटिव लेवल 1 का सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसका हमें एरिया निकालना है। मगर ध्यान रखिए यहाँ पे जो है इसने दो एंगल्स भी दिए हैं। अगर हम देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये यहाँ पे ट्रेपीजियम है। क्वाड्रिलेटरल का जो ये टाइप है वो ट्रेपीजियम है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की फार्मूला सिंपली यूज करेंगे। अगर ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, दैट मीन्स जो ये दो साइड्स है ये आपस में पैरेलल होंगे और जो ये इनके दरमियान डिस्टेंस है 10 मीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बनेगी। तो सीधे हम इसका एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग अ वीक। रिप्रेजेंट इट बाय सम सूटेबल चार्ट ऑब्लिक ग्राफ। यहाँ पे हमें या तो हमें कोई भी ग्राफ बनाना है, चार्ट। 3 किस्म के मेवे जो है उनका हमें यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कि वो कितने सेल हुए थे। तो सिंपली एक हफ्ते में हम यहाँ पे बार ग्राफ भी बना सकते हैं या चपाती चार्ट भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अगर आप बार ग्राफ बनाओगे आसानी से बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे हम वो बना सकते हैं जैसे कि आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। डिटरमाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद मोर देन 2 डिजिट्स। ए सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्व्स pairing the digits from the right side and proceeding with the division process. For the following, under which circumstances does the result is same oblique different as to the authentic result when pairing digits from the left side? In case the result is different from the authentic result, will it be more or less than the authentic result? दो केसेस यहाँ पे दिए गए हैं, when there are even number of digits, when there are odd number of digits. जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं डिजिट्स की फ्रॉम राइट साइड। तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर हम राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी नंबर लिया, 400 मैंने यहां पे एक नंबर लिया, मैं इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो पेयरिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? वी बिगिन फ्रॉम राइट साइड। यहां पे मैंने पेयरिंग की तो यहां पे जो है 4 पे पेयर आएगा। अब 2 2s are 4, यहां पे 0, यहां पे 4। सिंपली हमारा आंसर जो है वो 20 है। ये तो हमारा डिवीजन मेथड हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम उल्टा करें, हम पेयरिंग यहां से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर 4000 हम ले, पेयरिंग हम यहां से स्टार्ट करें। दो केसेस है, अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, मैंने इस वक्त इवन नंबर ऑफ डिजिट्स लिए, 4 डिजिट्स लिए, यहां से मैं पेयरिंग स्टार्ट करता हूं। अगर आप देखेंगे मेरा आंसर उस वक्त सेम ही रहेगा, जो ऑथेंटिक आंसर है उसके बराबर रहेगा। लेकिन अगर अब और डिजिट्स होंगे, यही क्वेश्चन हम लेते हैं 400, अगर हम इसको जो है लेफ्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करें तो हमारा जो पहला पेयर है वो आता है 40 पे, आफ्टर दैट वो आता है 0 पे। तो इस वक्त हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं रहेगा। यहां पे आप सोचिए, देखिए जब भी इवन डिजिट्स होंगे तो जब हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग चाहे हम लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से करें, वो सेम ही रहती है, आंसर सेम ही रहता है। लेकिन जब 8 डिजिट्स होते हैं तो पेयरिंग जो है वो चेंज होती है और हमारा आंसर जो है उस टाइम डिफरेंट आता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, टू फाइंड द लीस्ट नंबर by which 57,600 is to be multiplied so that it will become a perfect cube, we proceed as follows. We factorize the given number 57,600 as 2 into 2 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4 into 5 into 5. शॉर्ट में करूंगा यहाँ पे कि 57,600 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे वो यहाँ पे बनते हैं 2 into 2, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है, 3 into 3, ये भी ट्रिपलेट नहीं है, 4 into 4 into 4 ट्रिपलेट में है, 5 into 5, लेकिन ये प्राइम नंबर्स है, वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 57,600 की। क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप बताइए 57,600 जो है इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करें। क्योंकि जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था परफेक्ट क्यूब्स में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में, हमें पता है कि जो भी कोई परफेक्ट क्यूब होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं दे ऑकर इन ट्रिपलेट्स। दैट मीन्स जो यहाँ पे
हमारा प्राइम फैक्टर 2 है, ये भी ट्रिपलेट में आना चाहिए, 3 भी ट्रिपलेट में आना चाहिए, 4 तो ऑलरेडी है, 5 भी ट्रिपलेट में आना चाहिए। सो हमें इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, एक तो 8 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30। सो वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 30। तो हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक परफेक्ट क्यूब बनता है। क्वेश्चन अब है कि हमने इसको फैक्टराइज क्यों किया प्राइम फैक्टर्स में, क्योंकि इसका आंसर ऊपर दिया गया है। जो भी कोई परफेक्ट क्यूब होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स में आकर होते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा पार्ट है, हाउ डिड वी कम टू नो दैट 30 इज द ओनली लीस्ट नंबर नीडेड टू मल्टीप्लाई 57,600 टू बिकम इट अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये कैसे पता चला, हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता चला, क्योंकि अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो इसके सारे प्राइम फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट्स में होते, लेकिन कुछ नहीं थे, तो हमने उनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया वो 30 बन गए, इसीलिए हमने इसको 30 मल्टीप्लाई किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन सी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हर एक क्वेश्चन के जो है 3-3 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी का है, सिंप्लीफाई a bracket start a square plus a plus 1 bracket close plus 5 and find its value when a is equal to -1। सिंपली आपको a का वैल्यू जो है वो -1 यहां पे डालना है और इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन सी का, एक्सप्रेस 9 raised power -4 with the base 1 divided by 3 and positive exponent। ध्यान रखिए यहां पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होते हैं। 9 रेज पावर -4, क्योंकि 9 खुद जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 9 के बदले में हम 3 रेज पावर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसान होगा और आसानी से जो है इसकी बेस जो है 1/3 निकलेगी और पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनेगा। यहां पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर a रेज पावर -m जो है वो होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाय a रेज पावर m। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Question number 22. In the given pattern of figures, each shape in the figure is a square of side x plus 1 units. What is the area of the figure? Number 76. When the same pattern is continued. यहाँ पे जो फिगर 1 है इसकी जो हर एक साइड है लेंथ और विड्थ जो है वो है x plus 1 यूनिट और विड्थ भी है x plus 1 यूनिट। अब हम दूसरी फिगर जो देखते हैं वो बनती है जो फिगर 1 है, दो फिगर्स को मिलाया गया है, इसकी जो लेंथ बनती है x plus 1, लेकिन जो विड्थ है वो x plus 1 ही रहेगी और इसकी लेंथ जो है वो बनेगी x plus 1 plus 1 plus 1 मीन्स 3x plus 3, 4x plus 4। ऐसे ही कंटिन्यू करना है, हमें 7th 6th टर्म जो है उसका जो बताना है। लेकिन जब आप देखिए खाली यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, विड्थ जो है वो सेम रहती है यहाँ, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाद में ये रेक्टेंगल्स बनते हैं, पहले ये स्क्वायर था, जब हम आगे आगे देखते हैं तो ये रेक्टेंगल्स, सेकंड से रेक्टेंगल्स बनते हैं। सिंपली इसका जो है एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, a milk woman sold milk to her customers by using the vessel marked as 1 liter capacity. After 1 month 30 days she came to know that the vessel actually contains 900 ml. She decided to give the leftover milk to her customers without letting them know about. She bought another cylindrical measuring vessel of radius 5 cm and height 14 cm. For how many days she needs to use the new measuring vessel so that the customers will get the exact quantity of leftover milk? Remember, there is no change in the quantity of milk from customer size. Take 1 centimeter cube equal to 1 milliliter. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिल्क में वुमेन जो है वो सेल करती है मिल्क, 30 दिनों तक उसने अपने कस्टमर्स को जो है मिल्क दिया, लेकिन वो हर एक कस्टमर जो है वो 1-1 लीटर लेता था। जिस बर्तन में ये नापती थी, जो इसका मेजरिंग जो है वेसल था, उसमें गड़बड़ था, उसमें खाली 900 ml आते थे। इसको 1 महीने के बाद पता चला कि इसमें गड़बड़ है, 100 ml जो है वो कम आते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं मैं इनको ये दूंगी, लेकिन इनको पता नहीं चलना चाहिए। तो इसने दूसरा एक वेसल लाया, सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल शेप का था वो, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट था वो 14 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन बता रहा है कि कितने दिनों तक इसे जो है वापस देना पड़ेगा उनको। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉग्निटिव लेवल 3rd का है, मगर अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे क्या है, हर एक दिन जो है 100 ml उनका कम होता है, मगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसकी फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपली जो नया वेसल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से जो है वो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे
1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर है 1 मिलीलीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन वी डिवाइड 1,10,000, 1000 and 100 by 7, we get remainders 5, 4, 6 and 2 respectively. Without actually dividing, find the remainder when 1,11,107 is divided by 7. Also show your working. Divisibility rules यहाँ पे होते हैं। तो पहले इसने 1 लाख को जो है डिवाइड किया 7 से, वहां पे रिमाइंडर बचता है 5। आफ्टर दैट 10,000 को किया, वहां 4 बचता है। आफ्टर दैट 1000 को किया 6 बचता है, और जब 100 को डिवाइड किया 7 से तो वहां 2 बचता है और रिमाइंडर बचता है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को एड अप किया है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इन्हीं नंबर्स को इसने एड अप किया है और लास्ट में 7 ऐड किया है। तो बता रहा है कि जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो है हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा। डिविजिबिलिटी रूल्स आप यहाँ पे लगाइए, आसानी से इसका आंसर जो है वो निकलेगा। अब हमारा सेक्शन डी जो है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें से हमें इंटरनल चॉइस भी है। मीन इसके क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें 2 क्वेश्चन है, या तो हमें ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, और पार्ट है उसमें। जो हमारा पहला पार्ट उसमें है वो है द गिवन ग्राफ शोज 10 days actual and the forecast temperature of a locality. Observe it carefully and answer. यहाँ पे जो है एक लाइन ग्राफ दिया गया है, उसमें क्या किया गया है कि एक जगह का जो है टेम्परेचर दिखाया गया है, एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर। जो पेशन गोई थी और जो एक्चुअल टेम्परेचर बाद में निकला वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो हमारी एक्चुअल ये वाली लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर कर दिया है रिप्रेजेंट, और जो डॉटेड लाइन है वो फोरकास्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो इसी के मुताबिक जो क्वेश्चंस है यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस है व्हेन डिड द वेदर फोरकास्ट केम 100% ट्रू। जब फोरकास्ट किया गया था, पेशन गोई की गई थी और उस दिन जो है बराबर टेम्परेचर निकला। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है डे 6 पे दोनों जो ये ग्राफ से ये आपस में मिलते हैं, तो उस दिन जो टेम्परेचर था एक्चुअल भी 32 था और फोरकास्ट भी 32 डिग्री था, मींस इस दिन बराबर टेम्परेचर था। ऐसे ही हमारे दूसरे पार्ट्स भी है when there was the fall in actual temperature observed। जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसमें कब गिरावट आई, यहां से यहां तक आप देखिए सीधे इसमें गिरावट आई है। इफ द एक्चुअल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे, एक्चुअल टेम्परेचर जो है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट मॉडिफिकेशंस आर इन द लेजेंड इज और रिक्वायर्ड। तो हमें कहां पे इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, सिंपली जो है इसको आप चेंज कीजिए इससे, तो हमें पता चलेगा कि कहां पे चेंजेस करनी है। After that we have there is a break in temperature axis, vertical axis between origin and the 26y। अगर आप यहाँ पे देखेंगे origin से लेके 26 तक यहाँ पे ब्रेक दिया गया है। ये ब्रेक क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी दिन टेम्परेचर जो है वो 26 से नीचे नहीं आया है, तो इसको जरूरत ही नहीं थी, इसने ब्रेक दिया है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक दी गई है। Can this information be represented by some other type of graph? If yes, mention the name of the graph. If no, give reason। अगर यही इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे ग्राफ से बना सकते हैं तो आप बोलिए उसका नाम, अगर दे सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो रीजन देना है यहाँ पे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो इसका और पार्ट जो है कंपेयर द गिवन इंफॉर्मेशन ग्राफिकली मार्क एन एवरेज लाइन फॉर ईच कैटेगरी इफ पॉसिबल। यहाँ पे जो है क्लास है वो 8th 7th और 6th है, उसमें कितने बॉयज है और गर्ल्स है, कंपेयर करना है हमें इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ग्राफिकली। तो अगर आप यहाँ पे डबल बार ग्राफ यूज करें तो आप आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 26। गिवन बिलो इज द रफ ड्राइंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB is parallel to CD. Observe it carefully and construct it in your notebook using compass and straight edge। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, रफ डायग्राम एक क्वाड्रिलेटरल की दी गई है, तो उसमें जो है साइड AB वो पैरेलल है साइड BC। हमें अपनी नोटबुक पे ये बनाना है, ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो ये वाला एंगल है, एंगल D जो ऊपर वाले ट्रायंगल का है, एंगल ADB वो दिया गया है 40 डिग्री, एंगल ABD वो है 32 डिग्री। ये एंगल नहीं दिया गया है, ये वाला एंगल भी नहीं दिया गया है और ये वाला एंगल भी नहीं दिया गया है। अलबत्ता एंगल DBC जो है वो 34 डिग्री है, और जो डायगोनल DB है वो है 5 सेंटीमीटर। चूंकि हमें पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो 180 होता है, तो हम एंगल A जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में है वो है साइड
ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साइड, डीसी के। दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। और जो यहाँ पे डीबी है वो ट्रांसवर्सल का काम करती है, वो इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल है। तो जो अगर आप देखेंगे एंगल ए बी डी और एंगल बी डी और सी, ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये एंगल्स आते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं। दैट मीन्स जो ये हमारा एंगल है बी डी सी, ये भी 32 के बराबर होगा और हम ये एंगल जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आसानी से जो है हम ये क्वाड्रेटल जो है ड्रा कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे ये जो साइड जो है ये पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आर पार्ट है इसका, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे उसके बाद है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस whose each diagonal is of length 6 सेंटीमीटर। Is this a special type of rhombus? If yes, give reason। यहाँ पे हमें एक रोम्बस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है और उसका जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल 6 सेंटीमीटर्स के हैं। क्योंकि हमें पता है जो डायगोनल होते हैं एक रोम्बस के, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, सो वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट इट। सिंपली जो है हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर एक साइड में आएगा और 3 सेंटीमीटर दूसरे साइड में। दोनों डायगोनल जो है ये स्पेशल टाइप है क्योंकि 6 सेंटीमीटर जो है एक डायगोनल है, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर है। बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डालना है, उसके बाद हम आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा SCERT का शाया करदा मैथ का मॉडल पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। याद रहे कि एक्चुअल पेपर जो है वो इससे डिफरेंट होगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें हो। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत कमी रहती है। जो मैथ का ये वाला पेपर था ये थोड़ा लेंथी था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता, टाइम की कमी की बाइस हमें इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो हम आपको वो डाउट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।